हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको सीडीपी के सारे टॉपिक करवा रही हूँ जो कि आपके एस्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, बाकी चैप्टर तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन जो हमारा अभी चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है लर्निंग। और ये आपको लगभग सीडीपी की जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो ये आपको शायद 28th क्लास होगी। तो अब तक 28th क्लासेज मैं आपको करवा चुकी हूँ, टॉपिक करवा चुकी हूँ, और साथ में हम 2 प्रीवियस ईयर भी सोल्व कर चुके हैं। तो आप लोग उन प्रीवियस ईयर को जाकर भी देख सकते हो। जो आपको सारी प्लेलिस्ट है उनका जो लिंक है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ओके, तो जो लर्निंग मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ है, लर्निंग के अंदर ये हमारी आज 4th क्लास है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने लर्निंग का बेसिक देखा था। उसके बाद लर्निंग कर्व वगैरह, प्लेटो वगैरह क्या होता है उनके बारे में देखा था। फिर मैंने आपको थोंडाइक की थ्योरी करवाई थी, और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पावलोव की थ्योरी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो पावलोव की थ्योरी है उसका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं उसको? कंडीशंड रेस्पॉन्स थ्योरी। तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, आप लोग जो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आपसे काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। ये सारे एक ही नाम है। सबका कहने का मतलब क्या है कि भाई ये सब किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। ओके, तो आपको क्या नाम याद रखोगे? पावलोव नाम याद रखोगे। पावलोव का जो पूरा नाम है वो क्या बनता है? ईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं पर आपका फोकस डलवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, आपसे पूछा जाता है कि जो पावलोव थे वो कहाँ के निवासी थे। तो जो पावलोव हैं वो हमारे कहाँ के निवासी थे? रसिया के निवासी थे, रूस के निवासी थे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब पूछा जाता है जो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही बता रही हूँ। भाई पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, उसके जन्मदाता कौन है? पावलोव है। ओके, पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। पावलोव का पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव है। ओके, उसके बाद वो क्या थे? एक शरीर क्रिया शास्त्री थे, वो फिजिशियोलॉजिस्ट थे। ओके, जो इवान पेट्रोविच थे वो क्या थे भाई? शरीर क्रिया शास्त्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि इन्होंने जो प्रयोग है वो किस जानवर पर किया था। अब जैसे कि आप लोगों ने थोंडाइक पढ़ा है, तो थोंडाइक में मैंने कल आपको क्या बताया था कि थोंडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार से जो पावलोव है, पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया है? कुत्ते के ऊपर किया है। ओके, डॉग के ऊपर किया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमसे अब एक और बन जाएगा, एक मोस्टली हमारे पास देखने को मिलता है स्किनर का, कि स्किनर ने किसके ऊपर किया। तो स्किनर ने किसके ऊपर किया? चूहे के ऊपर किया है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, कल आपको स्किनर की थ्योरी करवाऊंगी मैं। ओके, जो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, तो ये कुत्ते के ऊपर उन्होंने उसकी लार ग्रंथि के ऊपर प्रयोग किया था। उस लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? पैरोटेड ग्रंथि भी कहते हैं, लार ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुत्ते की कौन सी ग्रंथि के ऊपर प्रयोग किया था, लार ग्रंथि या पैरोटेड ग्रंथि। ओके, कब किया था? 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में किया था। ओके, इनका जो उद्देश्य था प्रयोग का वो क्या था भाई? पाचन क्रिया को समझना। इनका जो उद्देश्य था वो ये इस तरीके से नहीं कर रहे थे कि भाई इसको अनुकूलन वाली जो प्रतिक्रिया है वो समझानी थी। वो किसके लिए कर रहे थे? डाइजेशन सिस्टम के लिए कर रहे थे, पाचन क्रिया को समझने के लिए वो क्या कर रहे थे? ये प्रयोग कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे मनोविज्ञानी बताइए जिनको क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, आपको पता है कि वर्ल्ड में जो सबसे भाई जेनवन जो प्राइज है, सबसे बड़ा प्राइज है, वो कौन सा है? नोबेल है। इंडिया के अंदर कौन सा है? भारत रत्न है। तो जो नोबेल प्राइज है वो एकमात्र मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है? 1904 में प्राप्त हुआ था। वो कौन है? हमारे पावलोव साहब है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पावलोव साहब को, ये सभी जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इनको आप लोग नोट करते हुए चल सकते हैं। आपसे कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपने बुक ले रखी हो, लेकिन जो मैं आपको बातें बोल करके बताती हूँ वो आपके लिए नोट करना जरूरी हो जाता है। ओके, और जिन लोगों ने मेरे नोट्स ले रखे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैंने आपको जो नंबर प्रोवाइड कर रखा है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एस्टेट के जनरल सेक्शन के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, प्लस में आप लोगों को पीआरटी ईवीएस के नोट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से इनको अवेल कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, कब किया? 1904 में किया था, और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी 1904 में मिला था। लेकिन इनको इस फील्ड के नहीं मिला। आपसे पूछ ले कि भाई उनको इसी फील्ड के लिए मिला था, तो आप लोग तो इसी पे टिक कर दोगे। नहीं, उनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ओके, ध्यान रखेंगे कि उनको साइकोलॉजी के क्षेत्र में नहीं, किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था ईपी पावलोव को, क्योंकि ये क्या थे? कि फिजिशियोलॉजिस्ट थे, शरीर क्रिया शास्त्री थे। तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो इस टॉपिक से बनने वाला जो 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एसटेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, तो आपका वो जो 1 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? एजुकेशन के अंदर इनको ज़्यादा मतलब उपलब्धि दिलाने का जो काम है वो किसने किया है? लेस्टर एंडरसन ने किया है। किसने किया है? लेस्टर एंडरसन ने। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा बहुत, अगर नोट्स वगैरह में, तो आप लोग ये कीजिए ना, मेरी जो वीडियो है वो चला करके रख लीजिए करिए जब आप नोट्स को पढ़ते हैं। तो जो मैं इंग्लिश के जो वर्ड्स बोलती हूँ तो आप लोग उनको भी साथ में इसके ऊपर नोट कर लो, अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा रखा है। इससे आप लोग क्या होगी, आसानी होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से तो भाई बिल्कुल बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश की ऐसी कोई प्रॉब्लम आए नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो पावलोव है उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको पढ़ेंगे हम। उन्होंने जो अपना सिद्धांत है वो कुत्ते पर दिया, ये बात हम पढ़ चुके हैं। 3 चरणों में बांट करके दिया है इन्होंने, जो अपना सिद्धांत है वो 3 चरणों में बांट करके दिया है। एक तो अनुकूलन से पूर्व, एक अनुकूलन पैदा करने के दौरान, और एक अनुकूलन पैदा होने के बाद। अनुकूलन मतलब उसके साथ उसका अडेप्टेशन करने के लिए, ठीक है। अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, उसको अडेप्ट कर लिया। तो एक तो अडेप्ट करने से पहले का है, एक अडेप्ट करने के दौरान का है, और एक अडेप्ट करने के बाद का है कि कुत्ते पर किस प्रकार से हमें जो प्रभाव है वो दिखाई दिया। उन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। पावलोव ने विचार दिया था कि यदि एक प्राणी या व्यक्ति को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ ठीक से अनुकूलित कर दिया जाता है तो उस प्राणी पर उसका प्रभाव भी वास्तविक उद्दीपक की तरह होने लगता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, आप लोगों के सामने ये टर्म आई होंगी, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही ना, पहले आप इनको समझिएगा कि ये होती क्या है। देखो, हमारे सामने 4 टर्म आएंगी, इस जो हम पावलोव का जो नियम पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे सामने 4 टर्म आएंगी। उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, एक होता है स्टिमुलस। क्या होता है? स्टिमुलस। और एक होता है हमारा रेस्पॉन्स। अब देखो, स्टिमुलस क्या होता है? बस स्टिमुलस होता है उद्दीपक, जो मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करता है, जैसे कि मान लो हमें क्या एक पिन चुभो देते हैं, ठीक है, तो पिन किसका काम करती है? स्टिमुलस का काम करती है। किसका काम करती है? स्टिमुलस का। और हम उसके तुरंत बाद क्या रेस्पॉन्स करते हैं? जैसे ही हमें पिन लगेगी हम अपने हाथ को झट से पीछे खींच लेंगे, तो वो हम क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। अभी आप सिर्फ समझिएगा स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, और अनुक्रिया क्या होती है। क्लियर हुआ? स्टिमुलस क्या होता है भाई? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें किसी भी काम को मतलब करने के लिए क्या करेगी? उत्तेजित करेगी। जैसे कि हमने क्या कर दिया, पिन का एग्जाम्पल लिया, कोई पिन को मैंने क्या किया? ऐसे पिंच किया, और फिर झट से मेरा हाथ का पीछे हट जाना क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स कहलाता है। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास इस नियम के अंदर हम 4 टर्म्स देखेंगे। कौन कौन सी हैं वो टर्म्स? यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। ओके, यूसीएस मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी जिसको क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। तो देखो, एक एक करके इनको समझिएगा। अनकंडीशन नाम से क्या है भाई? अनकंडीशनड, वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, स्टिमुलस यानी उद्दीपक जो हमें उत्तेजित करेगा। अनकंडीशन स्टिमुलस, कोई भी वहां पे क्या नहीं है, शर्त नहीं रखी गई है। जो उद्दीपक आ रहा है वो हमें क्या है भाई? प्राकृतिक रूप से आ रहा है, स्वाभाविक रूप से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं यूसीएस। जैसे कि मान लो हम हैं, मुझे क्या अच्छी लगती है भाई? आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो मुझे आइसक्रीम देखते ही मुंह के अंदर पानी आना क्या है भाई? स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। तो वो जो आइसक्रीम है वो मेरा क्या कहलाई भाई? अनकंडीशन स्टिमुलस। क्या कहलाई? अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन रेस्पॉन्स, अब मैं उस आइसक्रीम को पाने के लिए जो भी काम करूंगी, उसको मुझे लेना है किसी भी हालत में, तो वो मेरा क्या कहलाएगी? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशन रेस्पॉन्सेज कहलाएंगे वो। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीएस, कंडीशन स्टिमुलस। जहाँ पे कोई कंडीशंस लगा दी गई हैं वो है हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक।
और कंडीशन रेस्पॉन्स उनके बाद जो हम रेस्पॉन्स करते हैं उन कंडीशनों के साथ, वो हमारा कहलाता है अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बताया है। इसको हम जो हमारे पावलो साहब हैं उनकी दृष्टि से देखते हैं। देखो किस प्रकार देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, क्या था, उन्होंने जो अपना प्रयोग था वो किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर किया था। डॉग के सामने क्या रख दिया भाई? भूखा डॉग था, उसके सामने क्या रख दिया? फूड रख दिया, खाना रख दिया। तो जो खाने का जो काम है अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, यूसीएस वगैरह, वो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? यूसीएस हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार का आना क्या है? स्वाभाविक है। और वो जो लार आई है वो क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। वो क्या है भाई? स्वाभाविक अनुक्रिया। वो क्या है? यूसीआर है। वो क्या है? यूसीआर है, अनकंडीशन रेस्पॉन्सेज है वो। ओके, समझ में आया यहाँ पे? भाई हमारे पास क्या था? पावलोव ने क्या लिया? डॉग लिया। डॉग के सामने क्या रखा गया? खाना रखा गया। तो भाई खाना ऑब्वियसली उसको क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। तो खाना किसका काम कर रहा है? यूसीएस का काम कर रहा है, स्वाभाविक उद्दीपक का काम कर रहा है। और खाने के देखते ही कुत्ते के जो मुंह है उसके अंदर क्या आ जाएगी भाई? लार आ जाएगी, ऑब्वियसली लार आएगी। तो वो लार आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। वो हमारी क्या है? यूसीआर है, अनकंडीशन रेस्पॉन्सिज है। पहले चरण में भोजन को देखते ही, भोजन किसका काम कर रहा है? यूसीएस का। और उसको देखते ही क्या शुरू हो गई भाई? लार आनी शुरू हो गई। यानी क्या शुरू हो गया? अनकंडीशन रेस्पॉन्सिज शुरू हो गए, यूसीआर शुरू हो गया। ओके, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ये हम कब की बात कर रहे हैं? अनुकूलन से पहले, जब तक हमने डॉग को क्या नहीं किया है? अडेप्ट नहीं किया है। उसको जैसी हम परिस्थिति देना चाहते थे उनके अकॉर्डिंग हमने ढाला नहीं है, तब की बात कर रहा है ये। ओके, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले डॉग था, डॉग के सामने क्या रखा गया भाई? स्वाभाविक उद्दीपक रखा गया, खाना रखा गया। और खाने के देखते ही उसके मुंह में क्या आ गई? लार आ गई। जैसे कि किचन में कोई अच्छा सा भोजन बन रहा होता है तो हमें क्या होता है भाई? भोजन की सुगंध से हमारे मुंह में क्या आने लगती है? लार आने लगती है। तो भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। और उसका मुंह में लार का आना वो क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, वो यूसीआर है। तो अब तो आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यूसीएस और यूसीआर समझ में आ रहा होगा, है ना? नेक्स्ट देखिए, अनुकूलन पैदा करने के दौरान। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। अब हमें क्या करना है? उसको अनुकूल करना है। किसको भाई? डॉग को। तो वो हम देखिए अनुकूल कैसे करेंगे। हमने क्या किया भाई? डॉग को पहले खाना दिखाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? डॉग को सीधा खाना नहीं देते। हमने क्या किया? एक घंटी की आवाज़ करी हमने। पहले हमने घंटी की आवाज़ करी। डॉग ने जैसे ही घंटी को आवाज़ को सुना, उसके तुरंत बाद उसको क्या दिया गया? भोजन दिया गया। ऐसा हम लगातार करते रहेंगे, कई दिनों तक इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। भाई सबसे पहले क्या डॉग रहेगा? डॉग को घंटी की आवाज़ सुनेगी, घंटी की आवाज़ सुनते ही हम उसको क्या दे देंगे? खाना दे देंगे। तो वो धीरे धीरे इस प्रक्रिया के साथ क्या हो जाएगा? यानी अडप्ट हो जाएगा, उसका अनुकूलन हो जाएगा। जब हम इस प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराते रहेंगे, काफ़ी दिनों तक दोहराते रहेंगे, तो उसको पता लग जाएगा डॉग को कि पहले मेरे को क्या सुनाई देगी? घंटी की आवाज़। और मुझे घंटी की आवाज़ से क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो अब देखो भोजन तो क्या था भाई? स्वाभाविक उद्दीपक था। लेकिन जो घंटी की आवाज़ है वो क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। वो क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है ना? जो घंटी की आवाज़ है वो क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा? घंटी की आवाज से ही उसकी क्या कर देगा? वो लार टपकाना शुरू करने लगेगा। तो लार टपकाना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इस प्रकार से कुत्ते को हमने क्या कर दिया भाई? अडप्ट कर दिया कि भाई पहले उसको घंटी की आवाज़ सुनाओ, उसके बाद उसको खाना दो। तो इस प्रकार से उसको पता लग जाएगा भाई जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी मुझे क्या मिलने वाला है? खाना मिलने वाला है। घंटी की आवाज़, फिर उसको क्या देंगे? भोजन, और फिर क्या करेगा वो? लार टपकना। ठीक है? तो यानी जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, अब घंटी की आवाज़ क्या है भाई? अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी की आवाज़ से किसी की लार नहीं टपकती, मेरी लार तो नहीं टपक रही, कुत्ते की लार भी नहीं टपकेगी घंटी की आवाज़ से, लेकिन खाने से टपकेगी। अब कुत्ते को इतना पता लग गया कि भाई उसको जब घंटी की आवाज़ सुन रही है तो उसको क्या मिलने वाला है? खाना मिलने वाला है। तो उसकी जो लार है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भाई? टपकना शुरू हो जाती है। पावलोव ने इस चरण में कुत्ते को घंटी की आवाज़ के साथ क्या कर दिया है? अनुकूलित कर दिया है। अनुकूलित पैदा करने अनुकूलन पैदा करने के लिए पहले अस्वाभाविक उद्दीपक को तथा बाद में स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना चाहिए, अंतराल 5 सेकंड से अधिक नहीं। देखो यही बात बता रहा है कि जब हमें उसमें क्या करना है भाई? उसको अनुकूल करना है इन परिस्थितियों के अनुसार। तो पहले हम उसमें क्या करते हैं? पहले उसको कौन सा उद्दीपक देते हैं? अस्वाभाविक।
यानी कंडीशन स्टिमुलस देते हैं, CS प्रस्तुत करेंगे उसके सामने, और उसके 5 सेकंड, बस उसमें इतना ही अंतर रखना चाहिए, 5 सेकंड के पास हम उसको क्या दे देंगे, UCS दे देंगे। पहले क्या देंगे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि जब उसको अनुकूलन पैदा कर रहे थे तो उस दौरान पहले CS देना चाहिए या UCS देना चाहिए, अस्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए या स्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, पहले क्या देना चाहिए उसको, अस्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए। ओके, यानी पहले उसको घंटी की आवाज सुनाई देनी चाहिए और उसके बाद उसको स्वाभाविक उद्दीपक, यानी फिर उसको क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, UCS दिया जाएगा, पहले CS बाद में UCS। ओके, और उनके बीच में जो गैप है वो 5 सेकंड से अधिक का हमें नहीं रखना है, तभी वो उसके साथ क्या हो पाएगा, अनुकूल हो पाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब वो क्या हो चुका है भाई, उसका अनुकूलन हो चुका है, अब उसका क्या हो चुका है, अनुकूलन। तो अब जैसे ही उसको घंटी की आवाज सुनाई देती है तो उसको ये पता होता है कि मुझे क्या मिलेगा भाई, घंटी की आवाज के बाद मुझे क्या मिलता है, खाना। तो घंटी की आवाज से ही उसकी क्या हो जाती है, लार टपकनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही घंटी की आवाज कानों में गई, अब घंटी की आवाज क्या है भाई, अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, यानी वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, वो CS है। और CS से फिर क्या आ रही है भाई, उसकी जो घंटी की आवाज से लार टपक रही है, भोजन की सुगंध से लार टपकना तो क्या थी, स्वाभाविक अनुक्रिया थी, भोजन को देख करके लार टपकना तो स्वाभाविक अनुक्रिया थी। लेकिन घंटी की आवाज से लार टपकना क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है, ये अप्राकृतिक है। इसको क्या बोलेंगे, कंडीशन रेस्पॉन्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडीशन रेस्पॉन्सिस बोलेंगे। तो अनुकूलन के बाद उसको जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देती है उसकी लार टपकनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत। ओके, समझ में आ गया कि भाई जो डॉग था उसको इस प्रकार से क्या कर दिया, उसका अनुकूलन कर दिया कि अब उसको जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देती है तो उसकी लार टपकना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। घंटी की आवाज क्या है भाई, कंडीशन स्टिमुलस है, CS है, और घंटी की आवाज पर लार का टपकना, देखो समझो इन चीजों को। अगर आपसे पूछ ले भाई भोजन देखने के बाद लार का टपकना कौन सा अनुक्रिया है, कौन सी अनुक्रिया है, तब तो वो कौन सी है हमारी, UCR, तब तो कौन सी है हमारी, UCR है, अनकंडीशन रेस्पॉन्सिज है, स्वाभाविक अनुक्रिया है भोजन को देखकर। लेकिन अगर आपसे बोले कुत्ते की घंटी, ये क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लो इनको, कुत्ते को घंटी की आवाज सुनकर लार का टपकाना, घंटी की आवाज सुनकर लार का टपकाना कौन सा अनुक्रिया कहलाएगा, कौन सी अनुक्रिया कहलाएगा, घंटी की आवाज सुनकर लार का टपकना कौन सी अनुक्रिया कहलाएगा, CR कहलाएगा, कंडीशन रेस्पॉन्सिस कहलाएगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। पावलोव ने अपने इस प्रयोग के दौरान अंतिम चरण में स्पष्ट किया कि कुत्ता बिना भोजन के भी लार टपका रहा था, यानी यदि वह अस्वाभाविक अनुक्रिया प्रकट कर रहा है, यही अनुकूलित अनुक्रिया होती है। जो बात मैंने आपको बता दी है वही लिख करके बताई गई है। अब भाई इससे कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, देखो निष्कर्ष क्या निकला भाई, पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया कि जब भी किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है तो वह प्राणी उससे भी उसी प्रकार से प्रभावित होने लगता है। ऐसा करने से कार्यों में क्या आती है भाई, सरलता आती है। भाई अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी उसको क्या कर दिया, अनुकूल कर दिया, बार बार में उस प्रयोग को दोहराया गया तो उससे क्या हो गया, अनुकूल हो गया। तो इससे कार्यों को करने में क्या आ रही है, सरलता आ रही है, और इससे हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसलिए ये लर्निंग थ्योरी बन गई हमारी एक। ओके, क्लियर है, यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है। एक बार जो महत्वपूर्ण शब्दावली यूज हुई है, जो मेन मेन टर्म्स हमारे सामने आई हैं, उनको देख लीजिए। देखो अब इसके जो स्वाभाविक उद्दीपक था, मैंने आपको क्या बताया था, स्वाभाविक उद्दीपक UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस, इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में कभी आपको मिल जाएगा प्राकृतिक उद्दीपक, कभी आपको मिल जाएगा अनानुबंधित उद्दीपक। ओके, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, अनकंडीशन स्टिमुलस। ओके, वह उद्दीपक जो बिना किसी प्रशिक्षण के हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ता है, किसी प्राणी का स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है, जैसे भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर स्वाभाविक रूप से आता है, बिल्कुल है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा भाई, जिसका प्रभाव क्या आए, स्वाभाविक रूप से आए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना रखी जाए, हमारे ऊपर अपने आप क्या आ जाए, उसका प्रभाव आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे आज ही क्या आ जाए भाई, एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो आपके लिए किसका काम करेगा, उद्दीपक का काम करेगा, आपकी जो गति है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पढ़ने की। नेक्स्ट है अनुबंधित अस्वाभाविक अनुकूलित उद्दीपक।
ये सब हिंदी में नाम है इसके। अनुबंधित भी बोल सकते हैं, अस्वाभाविक भी बोल सकते हैं, अनुकूलित भी बोल सकते हैं, या फिर कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं, सीएस बोलते हैं। तो सीएस क्या होगा भाई कि उसको क्या दी जाती है, बार बार में उसका क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बार बार में अनुकूलित किया जाता है, उसके बाद वो अपना प्रभाव प्राणी के ऊपर छोड़ने लगता है, तो वो क्या कहलाता है भाई, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। और जो प्राणी है वो जब स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कार्य कर रहा था, वैसा ही कार्य कब करने लगता है, अस्वाभाविक को देखकर। जैसे भोजन को देखकर कुत्ते का लार टपकाना क्या था भाई, स्वाभाविक था, लेकिन घंटी की आवाज के बाद कुत्ते का लार टपकाना क्या था, अस्वाभाविक था। ओके, क्लियर है। जैसे कि मान लो हमको क्या होता है, जो गोलगप्पे होते हैं वो हमें पसंद होते हैं खाने, ठीक है। तो अगर वो गोलगप्पे की रेडी वाला आता है और वो क्या करता है भाई, घंटी की आवाज़ करता है, तो हमें धीरे धीरे क्या हो गया भाई, घंटी की आवाज़ होगी तो गोलगप्पे वाला आएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो भाई, घंटी की आवाज़ पे पापड़ वाला आ जाए, तो हम क्या होंगे, हमारे मुंह में क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी घंटी की आवाज़ सुनते ही। हम सोचेंगे चलो अब गोलगप्पे खाएंगे, लेकिन वो क्या निकला, पापड़ वाला निकला। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विलोपन। विलोपन क्या होता है, एक्सटिंक्शन, इस टर्म को इंग्लिश में बोलेंगे। जब किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाए, परंतु फिर कई दिनों तक लगातार उसे केवल अनुकूलित उद्दीपक ही प्रस्तुत करते हैं, तो स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं देते हैं, तो यह अनुकूलित उद्दीपक से प्रभावित होना बंद कर देता है। जैसे कि घंटी की आवाज से अनुकूलित होने के बाद यदि कुत्ते को लगातार बिना भोजन केवल घंटी की आवाज ही प्रस्तुत करके लार टपकाना छोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे हम क्या कर रहे थे, घंटी की आवाज, यहाँ से समझो, डेफिनेशन से मत समझो, एग्जाम्पल से समझो। घंटी की आवाज से क्या कर रहा था, कुत्ता लार टपका रहा था। क्यों टपका रहा था भाई, उसको पता था कि भोजन मिलने वाला है। लेकिन मैंने ऐसा 2 दिन तक किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया, चौथे दिन भी ऐसा ही किया, घंटी घंटी की आवाज सुनाई दे दी उसको और उसको भोजन नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा भाई, उसको छोड़ देगा। उसको पता लग जाएगा हाँ भाई मुझे खाना नहीं मिलने वाला, ये तो सिर्फ घंटी की आवाज है। तो उसका जो अनुकूलन उसके अंदर आया था, जो परिस्थितियां उसके अंदर पैदा हुई थी, उनका क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, उनका एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो गायब हो जाती हैं, जो उसके अंदर अनुकूलन किया था। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सटिंक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः प्रतिकरण। जब विलोपन के बाद, अब उसका क्या हो चुका है भाई, विलोपन हो चुका है, फिर से कोई स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वापस अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार प्रकट करता है। अब 7 दिन तक मैंने उसको खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई, लेकिन फिर उसको क्या पता लग गया भाई 8वें दिन भी मुझे सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनेगी, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया, 9वें दिन उसको घंटी की आवाज़ सुना करके क्या दे दिया, खाना दे दिया। 10वें दिन भी फिर मैंने घंटी की आवाज़ सुनाई, खाना दे दिया। 11वें दिन भी फिर मैंने ऐसे ही किया, घंटी की आवाज़ सुनाई, खाना दे दिया। तो फिर वो इस वाली प्रक्रिया को भूल जाएगा कि सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनेगी। अब फिर उसके माइंड में क्या आ जाएगा, घंटी की आवाज़ पर उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो जो उसका विलोपन हो चुका था वो उसमें दोबारा से क्या हो जाते हैं, मतलब रिकवर होने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ओके, क्लियर। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। क्या होता है, जब अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान प्रकृति का कोई अन्य उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाए, तो वह प्राणी वैसा ही व्यवहार प्रकट करे। जैसे घंटी की जगह साइकिल की घंटी, अच्छा ठीक है। अब भाई हम क्या बजा रहे थे, घंटी बजा रहे थे, और उसके आवाज पर उसको क्या दे रहे थे, कुत्ते को खाना दे रहे थे। तो उससे क्या हो गया था भाई, उसके साथ उसका एक तरीके से उसका अनुकूलन हो गया था। लेकिन हम घंटी की आवाज़ ना बजाई हमने हमने क्या कर दी भाई, साइकिल की घंटी बजा दी। तो भी क्या करेगा वो कुत्ता, क्या करेगा भाई, लार टपकाएगा। क्यों टपकाएगा, क्योंकि साइकिल की आवाज़ और घंटी की आवाज़ एक जैसी ही है। वो सोचेगा कि वही घंटी की आवाज़ है, मुझे खाना मिलने वाला है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है विभेदीकरण। अब ऐसा मैंने कई दिन किया कि घंटी की आवाज़ ना बजाई और सिर्फ साइकिल की घंटी बजाई, उसने खाने के लिए लार टपकाई, लेकिन उसको खाना नहीं मिला। तो वो धीरे धीरे क्या करता है भाई, घंटी की आवाज़ और साइकिल की घंटी की आवाज़ के बीच में क्या करने लगता है, डिफरेंस को समझने लगता है, उनके बीच में अंतर को समझने लगता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, वह उसको अंतर को धीरे धीरे प्राणी समझ जाता है और उससे प्रभावित नहीं होता है। अब उसको साइकिल की घंटी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब सिर्फ जो घंटी, खाने वाली घंटी थी, उसी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, साइकिल की घंटी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना सीख चुका है। ओके, तो भाई ये थी पावलोव की थ्योरी। कैसी आई आपको समझ में, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हो, ना ही दूसरों लोगों के साथ शेयर करते हो, पता नहीं क्या बात है। नेक्स्ट है पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। तो ये इतनी लंबी चौड़ी पावलोव की थ्योरी थी। तो इस हम शिक्षा मनोविज्ञान में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई तो क्या होगा, यूज होगा। तो वो यूज ही देखते हैं, क्या यूज है इसके। भय के निवारण में, डर को खत्म करने में हेल्प करती है। समाजीकरण में क्या से होते हैं, हम सोशल होना सीखते हैं।
इससे क्या बनती हैं, आदतें बनती हैं, स्वभाव बनता है। भाषा शिक्षण में भाषा को बोलने लगते हैं, क्योंकि भाषा हमें कैसे आती है, अनुकूलन से ही आती है। जिस भी भाषा में ढलने की कोशिश करेंगे तभी वो भाषा आएगी। दर्शन के शिक्षण में, सहायक सामग्री के क्षेत्र में, गणित के शिक्षण में, नवीन एवं परंपरागत विचारों में। तो इन सब में क्या करती है भाई, ये पावलोव का जो थ्योरी है ये इनके अंदर उपयोगी है। ओके, क्लियर है। तो आई थिंक पावलोव की थ्योरी आपकी क्या हो गई है भाई, फिनिश हो गई है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। और साथ में आप लोगों के लिए अभी मैं लाइव प्लान कर रही हूँ कि लाइव आप लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन करवाया करूँगी जो प्रीवियस ईयर है उनका। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो अच्छे अच्छे, तभी तो मुझको भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।